नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हम बीमार क्यों होते हैं जो चैप्टर है उसमें निवारण मतलब जो रोग है उसके निवारण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, निवारण का सिद्धांत। ठीक है, क्या पढ़ना है? निवारण के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो है यह भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए किसी रोग से तो वो किस प्रकार से उसे छुटकारा यानी कि कैसे उसे छुटकारा उसे मिल सकता है या वो उस रोग से छुटकारा पा सकता है। तो जो भी संक्रमण रोग होते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए बेसिकली 3 सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो पहला यह है कि अगर कोई बीमार हो गया हो तो उसके जो शारीरिक कार्य हैं, ठीक है, सबसे पहले तो वो शारीरिक कार्य को हानि पहुंचाते हैं। कोई भी संक्रमण जो होता है ना सबसे ज्यादा क्या करता है, तो शरीर को हानि पहुंचाता है, इनकी शारीरिक कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे खत्म करता है। और फिर वो जो होते हैं पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हो पाते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर जब आप बीमार हो जाते हैं तो बीमारी के कारण आपका शरीर जो है स्वस्थ बीमारी के पहले जिस प्रकार से आपका हेल्थ रहा हो, स्वास्थ्य रहा हो, उस प्रकार से दोबारा नहीं हो पाता। और दोबारा में होता क्या है कि जब आप ठीक भी हो पाते हैं तो उस प्रकार का स्वास्थ्य नहीं रह पाता है। ठीक है, संक्रमण के बाद अगर संक्रमण से छुटकारा मिल भी जाए तो। ठीक है, दूसरा है कि उपचार जो है वो लंबा चलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि लोगों को ना जो संक्रमित होते हैं उनको लंबे टाइम तक बेड पर रहना पड़ता है। ठीक है, बेड पर क्या होता है, रोगी को बिस्तर पर रहना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। ठीक है, एंड तीसरा नंबर ये है कि जो संक्रमित रोग होते हैं, वो जो रोगी है ना, संक्रमित रोग से जो ग्रसित रोगी हैं, वह उस संक्रमण रोग का एक वाहक बन जाते हैं। वाहक बन जाते हैं से कहने का मतलब कि वो जो व्यक्ति होता है उसका संक्रमण किसी दूसरी व्यक्ति में फैलने लगता है। ठीक है, तो इसलिए रोगों का निवारण जो है ना उपचार से कहीं ज्यादा अच्छा है। यानी कहने का मतलब कि उपचार ना करके, है ना, रोग को दबा करके नहीं बल्कि उसका समूल नाश करने से ही रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और उसके बाद आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी बचाया जा सकता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन कि हम लोग जो रोग होता है उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि रोग को खत्म कैसे कर सकते हैं, पूरी तरह से रोग से ठीक कैसे हो सकते हैं। तो इसकी 2 विधियां होती है, एक सामान्य और दूसरा जो है रोग विशिष्ट। ठीक है, जैसे सर्दी बुखार होता है तो सामान्य डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ मेडिसिन दे देता है, खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। अगर कोई रोग ऐसा है जो कि आम जो डॉक्टर्स हैं, है ना, उससे भी ठीक नहीं होता है तो उसको किसी जो उस रोग का विशिष्ट डॉक्टर है, विशेष जो स्पेशलिस्ट है, उसके पास दिखाना पड़ता है। उसके द्वारा जो लिखी हुई दवाइयां होती हैं, जो स्पेशल दवाइयां होती है उसी रोग के लिए, उसके द्वारा रोग को निवारण किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है कि संक्रमण से बचने की जो सामान्य विधि है वह है पहला कि रोगी से दूरी बना करके रखे। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई संक्रमण बीमारी हुई है तो उस बीमारी से बचने के लिए जो रोगी है उससे दूरी डिस्टेंस बना के रखना है। इससे होगा क्या, जो संक्रमण के सूक्ष्म जीव होते हैं उससे आप बच सकते हैं और वो संक्रमण के सूक्ष्म जीव जो है आपको रोग से ग्रसित नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अगर ये जो सूक्ष्म जीव है उनके फैलने की विधि को हम जान लेते हैं तो रोग से बचने में हमें काफी ज्यादा सुगमता
होगी, है ना। जैसे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो वायु द्वारा फैलते हैं, पानी के द्वारा फैलते हैं, या किसी जीव के द्वारा फैलते हैं। कोई भी कंडीशन जिसके द्वारा रोग का जो सूक्ष्म जीव है वो फैलता है, अगर उसके बारे में जान लिया जाए तो हम उससे रोग से ग्रसित होने से बच सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि जो रोग के सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो दूषित जगह पे ही ज्यादा फैलते हैं, तो उसके लिए करना क्या है कि जो अपना पर्यावरण यानी कि आसपास का जो इन्वायरमेंटल है या इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना है। वहां पानी जमा नहीं होने देना, कचरा नहीं फेंकना, या कोई भी तरीका जो वहां गंदा करने का कारक बनता है, गंदगी का कारक बनता है, जैसे नाले का पानी जो होता है, नाली से ओवर करके यत्र तत्र यानी जहां तहां बहने लग जाना, तो इन सब से बचने के लिए प्रॉपर उस प्रकार का सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि वहां पे कचरा जमा ना हो सके, वहां पे आपका पानी का जमाव ना हो, गंदगी इकट्ठा ना हो, नाला प्रॉपर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि पानी आराम से पास कर सके। अगर कहीं खुले में पानी इकट्ठा हो जाता है तो अगर पानी साफ भी है तो जो पानी जम गया उस पानी में मच्छर पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो चिकनगुनिया के हो सकते हैं, डेंगू के हो सकते हैं, मलेरिया के हो सकते हैं, उसका पनपने का ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो रोग के संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि साफ सफाई की आवश्यकता है। ठीक है ना। पर्यावरण से संबंधित विषयों के जो बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त कारक हैं जो रोग के संक्रमण से बचने के हैं, ठीक है ना, और वो सामान्य नियम के अंतर्गत भी आते हैं। क्या क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से संक्रमित है तो ऐसा नहीं है कि उसके संपर्क में या उसके आसपास वाले लोग भी संक्रमित हो जाए, है ना, और हम लोग रोग से पीड़ित हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को सर्दी जुकाम है, फीवर है, जो वायरल वाला फीवर है, तो इस कंडीशन में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वायरल फीवर ऐसा होता है जिसे हम संक्रमण ही कहते हैं, एक दूसरे से जल्दी संक्रमित होता है। ठीक है ना। तो इसका संक्रमित होने का जो मेन कारण है वह हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि जो इम्यूनो सिस्टम है, उसका रोगाणु से लड़ते रहना। अगर इम्यून सिस्टम आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सही है, प्रतिरक्षा तंत्र सही है, सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो आप जो है जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर रक्षा तंत्र सही से काम नहीं किया और उस रक्षा तंत्र के ऊपर रोगाणु ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप जो है उस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र करता क्या है कि जब कोई रोगाणु शरीर के अंदर जाता है तो जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है उस रोगाणु के एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि उस रोगाणु को मारने वाला दूसरी जो कोशिका है उसका निर्माण होता है और उस रोगाणु को मार देता है, जिससे आपका बॉडी जो है स्वस्थ रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई गंभीर संक्रामक रोग हो गया है तो वो प्रतिरक्षा तंत्र उस वक्त में आपकी रक्षा करने में असफल हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो सबसे पहले वो जो अटैक करती है वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र पे करती है, और उस टाइम में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी संख्या काफी अधिक होती है अकॉर्डिंग टू एंटीबॉडी, तो आपके एंटीबॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ठीक है, और पूरी तरह से नष्ट करके उसके जगह पे खुद ही हावी हो जाता है, तो आप उस समय रोगी बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि आपको
प्रॉपरली भोजन और पोषक तत्वों की प्राप्ति न होना। अगर शरीर में भोजन और पोषक तत्वों की सही से प्राप्ति नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम काफी आम हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी रोग से आसानी से संक्रमित हो जाएगा। शरीर मजबूत नहीं रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी जो है बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी हो जाएगा, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर उचित मात्रा में भोजन लेना है। और भोजन के जब करते हैं तो उस समय यह भी ध्यान देना है कि भोजन में हर प्रकार के पोषक तत्वों की अनिवार्यता होनी चाहिए, यानी कि हर प्रकार के पोषक तत्व आपके शरीर में जाए। अब ऐसा नहीं कि कोई एक पोषक तत्व को ज्यादा ले रहे हैं और अन्य पोषक तत्वों को बाईपास करके जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो पोषक तत्व आपके शरीर में ठीक ठाक है उसके कारण कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पोषक तत्वों की कमी होगी तो उसके कारण भी कोई बीमारी हो सकती है। जैसे अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो आंख से संबंधित प्रॉब्लम होने लग जाता है। उसी प्रकार से B2, B1, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन के आपका हो गया, प्रोटीन की कमी से ये सब कई तरह की बीमारियां जो होती है ना वो भोजन में सही प्रकार के पोषक तत्वों के नहीं मिलने से भी होती है। तो हम लोग को करना क्या है कि भोजन सही मात्रा में करना है, टाइम टू टाइम करना है। जितनी बार आपको करना चाहिए उतना बार कीजिए और टाइम से कीजिए। और दूसरा कि उस भोजन में आपको हर प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होनी चाहिए। ये सब क्या है? संक्रमण से बचने की सामान्य विधियां, अर्थात इन सब विधियों के द्वारा हम लोग संक्रमण से जो है आसानी से बच सकते हैं। अब मैंने दूसरा जो पहलू बोला था कि ये विशिष्ट उपचार क्या है या फिर विशिष्ट विधियां क्या है जिससे कि हम लोग संक्रमण से बच सकते हैं। तो देखिए ये जो होती है प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित होती है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र है, उसका गुण क्या है, विशिष्ट गुण क्या है, इस पे डिपेंड करती है। जो कि प्रायः जो आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं वो रोगाणुओं से लड़ते हैं, है ना। इसको हम लोग समझने के लिए एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आज अकॉर्डिंग पूरे विश्व में अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चिकन पॉक्स यानी कि चेचक है वो लगभग नहीं है। लेकिन अगर आज से 100 वर्ष पहले की बात करें तो जो चेचक थी वो एक प्रकार की वो महामारी की तरह थी। अर्थात अगर किसी गांव का मैं लेकर चलो, किसी गांव में अगर एक व्यक्ति को भी चेचक होता था तो उस चेचक के संक्रमण से पूरे गांव के लोग जो होते थे चपेट में आ जाते थे, अर्थात सभी को चेचक हो जाता था। क्योंकि उस समय चेचक का कोई इलाज नहीं था, कोई टीका नहीं था, तो कई सारी जान जो है ना, यानी कि जीवन जो है कितने सारे लोगों का उस चेचक की वजह से चला जाता था। तो उस समय चेचक क्या था कि लोग जो हैं चेचक के बारे में अवेयरनेस नहीं थे, उनके टीके नहीं थे और अज्ञानता में लोग चेचक को ना माता जी कह के भी बुलाते हैं। इस हिसाब से क्या होता क्या था कि पूरे गांव में फैल जाता था और गांव का गांव पूरा खत्म हो जाता था चेचक की वजह से। उस टाइम में यह भी होता था कि अगर किसी एक व्यक्ति को चेचक हुआ ना तो उसको लोग ना दूर किसी जंगल में छोड़ देते थे, उसके लिए खाना पानी प्रॉपरली देते थे ताकि वो कुछ दिन सरवाइव कर ले। अगर उतने दिन में वो ठीक होकर चला आया तो ठीक है, नहीं अदरवाइज वो उधर ही मर जाता था। ऐसा भी होता था, ठीक है। अब चूंकि चेचक का दवा भी निकल गया है यानी कि टीका निकल गया है तो इससे चेचक से अब डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में जो लोग थे वो चूंकि चेचक के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे तो लोग डरते भी थे चेचक होने से ना, कि अगर चेचक हो जाएगा तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा, या बहुत अंत प्रकार के विश्वास भी हो जाता था। लेकिन उसी टाइम में कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो चेचक के होने से डरते नहीं थे, बल्कि अगर किसी को चेचक हो जाता था तो उस रोगी की सेवा जो है ना वो किया करते थे। यही वह वर्ग था जिस वर्ग को चेचक काफी भयानक हुआ था, है ना। लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी जीवित रहने के लिए उनके शरीर पर चेचक, अगर वो बच गए हैं या जीवित रह गए तो उनके शरीर पे चेचक के काफी दाग रह जाते थे। आज भी किसी को जब चेचक होता है ना, तो एक ना एक अगर चेचक चिकन पॉक्स फूट गया तो उस जगह पे उसका दाग रह जाता है। ठीक है, आप हमें ही देख लीजिए, हमारे भी सर पे एक चेचक का निशान है ना, थोड़ा सा गड्ढा जैसा है, ये हमारे बचपन में हुआ था, तो वो फूटने की वजह से आज भी रह गया। तो लाइफ में एक बार, अभी के डेट में एक बार चिकन पॉक्स होता है, लेकिन अभी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बचपन में ही, ठीक है ना, आपको एक टीका दे दिया जाता था जो चेचक के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडी को तैयार करता है ना, एंटीबॉडी को तैयार करता है, ताकि कभी जब चिकन पॉक्स का यानी चेचक का रोगाणु जब शरीर के अंदर इंटर करे तो वो जो एंटीबॉडी है वो तैयार रहे उसे लड़ने के लिए, और उसे लड़ करके रोगाणु को खत्म करते हैं, जिससे कि आपके ऊपर चेचक का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने टीका की बात किया, तो हमारे यहाँ जो बचपन में जो टीकाकरण होता है तो उसमें होता क्या है, देखिए होता क्या है कि शरीर के अंदर, जैसे अगर मैं चेचक की बात कर रहा था, तो शरीर के अंदर उस चेचक के ना थोड़े मात्रा में, हल्के मात्रा में रोगाणु को इंटर करा दिया जाता है। इससे होता क्या है कि शरीर के जो अंदर प्रतिरक्षा तंत्र है उसको ऐसा लगता है कि कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाएं शरीर के अंदर इंटर की, और जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं वो उसे मारने का काम करने लगते हैं। इस तरह से होता क्या है कि उसको मारने के चक्कर में शरीर की जो आपकी परिरक्षा तंत्र है उसमें ऐसे गुण डेवलप हो जाते हैं जो भविष्य में कभी अगर वैसे कोई रोगाणु शरीर के अंदर इंटर कर जाए तो उसको मारने का काम करते हैं, और इस प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना के एंटीबॉडी शरीर के अंदर तैयार कर लेता है। आज के डेट में बहुत सारे टीके जो है ना वो तैयार हो गए हैं जो कि संक्रमण रोगों के निवारण के रूप में काम करते हैं, जैसे आपका टेटनेस का, डिप्थीरिया का, जो कुकर खांसी है उसका, चेचक, पोलियो, और भी कई प्रकार के जो रोग होते हैं ना, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी, इन सभी का भी टीका आज के डेट में क्या हो गया कि तैयार कर लिया गया है। तो अब क्या है कि बचपन से ही आपको एक ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है, और उस एक अभियान के तहत पिलाई जाती है जिसका नाम है पल्स पोलियो अभियान। इसमें पोलियो से बचने के लिए या पोलियो उन्मूलन के लिए आपको ओरल ड्रॉप के रूप में दवाई दी जाती है, जो एक प्रकार का पोलियो का टीकाकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से कई प्रकार के जो टीकाकरण है आपको बचपन में दिए जाते हैं, है ना। एक माह से लेकर, यानी कि जिस दिन जन्म होता है उस दिन से लेकर के लगभग 5 से 10 साल के जो एज होते हैं ना, इस एज में बहुत सारे टीके आपको पड़ते हैं जो कि शरीर में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग एंटीबॉडी को तैयार करता है, और वो भविष्य में कभी जब वो रोग शरीर में इंटर करे तो आपको उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये था आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि खत्म हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर में मैंने जो भी आपको स्टडी कराया वो सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर अगर कोई डाउट रहा हो तो उसके बारे में हमें आप कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट दे सकते हैं। मैं उसको फिर से एक नया वीडियो बना करके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है।